नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हर्ष वर्मा और एक बार फिर हम लोग आईपीओ सेक्शन आपके सामने लेकर आए हैं और जो दो आईपीओ हैं जिसके ऊपर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, इसमें जो है विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ वीएलएम बाला मैम जुड़ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको जुनिपर ग्रीन एनर्जी के आईपीओ के बारे में बता देते हैं। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जुनिपर ग्रीन जो एनर्जी आईपीओ है, इसका सब्सक्रिप्शन लेवल जो है काफ़ी ठंडा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। आप देखिए अभी तक पूरी तरीके से फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो जानकारी है समय के हिसाब से बदलती रहती है। अभी के हिसाब से जो मौजूदा जिस वक्त हम लोग ये रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय सब्सक्रिप्शन लेवल जो है वो आपके सामने देखने को मिल रहा है और बहुत ही ठंडा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में आपको बताऊँ तो कंपनी जो है भारत की टॉप 10 रिन्यूएबल एनर्जी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर कंपनी में शामिल है, जिसमें सोलर, विंड सोलर, हाइब्रिड और इसके अलावा और भी प्रोजेक्ट्स में कंपनी की मौजूदगी है। 2020 में पहला 100 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट कंपनी ने शुरू किया था और जून 2026 तक कुल पोर्टफोलियो जो है 7,910 मेगावाट तक पहुंच गया है, यानी कि काफ़ी बड़ा जंप जो है पिछले कुछ सालों में कंपनी ने कैपेसिटी के हिसाब से यहाँ पर दिखाया है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि विंड सोलर हाइब्रिड टेंडर्स में कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो 9% है। देश की दूसरी सबसे बड़ी जो बिडर के तौर पे कंपनी ने जो है यहाँ पर उभरी है। और साथ में क्योंकि कन्वर्जन भी करना जरूरी है, कन्वर्जन रेट की कितने आपको मिले और कितने कंप्लीशन हुए, तो उस प्रोजेक्ट के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे जितने प्रोजेक्ट्स कंपनी ने जीते तो वो 96% कन्वर्जन रेट निकल कर आ जाता है। कंपनी के जो बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं जिसमें एनएचपीसी, एसजेवीएन, एनटीपीसी, टाटा पावर जैसे जो बड़ी कंपनियां जो है वो निकल के आती हैं। और देश भर में करीब 12,000 एकड़ का सोलर लैंड बैंक है कंपनी के पास और ये तमाम चीज़ें हैं। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, करीब यहाँ पे ₹2 के आसपास, ₹1.75 के आसपास। अपर प्राइस बैंड जो है वो 225 रुपये है, तो आप 226 मान लीजिए, 226 या 227 के आसपास ही दिख रहा है, 1% से भी नीचे कम। अब वीएलएम बाला मैम आपसे ही मेरा सवाल है, मैम ये बताइए हमारे दर्शकों को कि इस आईपीओ को लेकर जिस तरीके से बहुत ठंडा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है कि निवेशकों को इसको अवॉइड करना चाहिए, क्या करना चाहिए? So this is also one of the good IPO in current situation at least, and I would like to suggest please go for it, क्योंकि ना सिर्फ आपको प्रीमियम लिस्टिंग चाहे थोड़ा ही से लेकिन प्रीमियम लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन है और बाद में आपको सेकेंडरी मार्केट में भी ग्रोथ दिख सकती है। वैसे इसके कॉम्पिटिटर्स हैं बहुत और ग्रेजुअली और भी बढ़ेंगे, तो आपको कंपनीज की परफॉर्मेंस ज़रूर देखना है। बट एज ऑफ नाउ जब हम बात करें कि क्या इस IPO में हमको पैसा लगाना चाहिए, अगर मैं हाँ बोल रही हूँ तो मेरा उसके पीछे का रैशनल क्या है, देखिए इस एग्जाम्पल से समझ लीजिए। आप एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाती हूँ कि अगर आपका खुद का घर हो तो आपके ना जो बिल हैं वो कम रहेंगे, किराया नहीं देना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आप थोड़ा सा एग्जाम्पल थोड़ा एडजस्ट कर लो, लेकिन सिमिलरली अगर आप क्रूड जैसे प्रोडक्ट से अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर रहे हो, एज एन इंडियन इकोनॉमी बोल रही हूँ मैं, अगर यही चीज़ें रिन्यूएबल रिसोर्सेज पर डेवलप हो जाए तो क्या हमारे इम्पोर्ट बिल्स नहीं घटेंगे? आंसर इज़ एब्सोल्युटली यस। क्या ये अगर जिस सेगमेंट में कंपनी काम करे जैसे सोलार विंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट, तो क्या इससे हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट अगले कुछ सालों के लिए सस्टेनेबल नहीं हो जाएंगी, इंडिपेंडेंट नहीं बनने में हेल्प कर रही हैं? यस कर रही हैं। सो आइडिया इज़ दिस कि गवर्नमेंट का फोकस है, गवर्नमेंट वांट कि सच काइंड ऑफ कंपनी जो इस तरह के बिजनेस में उनको और भी पुश मिले। अब आपको अपॉर्चुनिटी वहीं देखनी पड़ेगी। एज आई ऑलवेज से, दुल्हन भाई जो पियामन भाई, इन्वेस्टमेंट सही जो गवर्नमेंट को भी भाई। तो फिलहाल के लिए गवर्नमेंट भी यहाँ पर बहुत फोकस्ड है, तो ग्रोथ मिलेगी, पहली बात ये। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे तो इसमें आपके QIB और HNI का मिक्स जो है 65% से ज़्यादा है। आपको इस डेटा पर, सब्सक्रिप्शन डेटा पर आपको नज़र रखनी है। अगर सब्सक्रिप्शन डेटा यहाँ से अच्छा आ रहा है तो लिस्टिंग की भी एक्सपेक्टेशन आप अच्छी कर सकते हो, मतलब 2x तो आना चाहिए कम से कम। एंड प्रोवाइडेड आपका NII, आपके रिटेल का भी पार्टिसिपेशन 5 टाइम्स से ज़्यादा हो जाए तो अच्छी लिस्टिंग यहाँ पर थोड़ी बहुत मिल सकती है। अब इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं थोड़े से कुछ और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जैसे कि इनकम एंड ऑल, तो वो तो है ही। आप देख लीजिए कंपनी की जो टोटल इनकम है 24 में समथिंग लाइक 420 करोड़ था, अभी 26 आते आते 800 करोड़ की है। तो जो पास्ट में इन्होंने कैपेक्स किए, जो पास्ट में जो पैसा लगाया उसकी रीपेमेंट करनी है। आप समझ रहे हैं? यानी ये ऐसे सेटअप्स हैं, ये ऐसे बिजनेसेस हैं, एक बार कैपेक्स लगता है लेकिन सालों सालों से रेवेन्यू आता है, राइट? तो कहीं ना कहीं ग्रोथ की तरफ निकलेगी अभी, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। अब वैल्यूएशन कंफर्ट है या नहीं, कई सारी कंपनीज इसमें मार्केट में आप हैं जैसे क्लीनमैक्स, एनवायरो, बहुत सारी कंपनीज है जो कि डिस्कम्फर्ट है वैल्यूएशन के मामले में, लेकिन इसने कहीं ना कहीं अपने आप को, जैसे अडानी ग्रीन हो गया या फिर बहुत सारी कंपनीज हैं, एज आई सेड कि कंपटीशन अभी भी है और आगे और भी बढ़ेगा।
तो नई नई कंपनीज आएंगी मार्केट में, आपको बहुत सावधानी से अपनी इन्वेस्टमेंट को ग्रेजुअली रोटेट करना है। तो फिलहाल के लिए मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि इन्होंने अपने आप को बहुत हाई मल्टीपल्स पर या फिर वैल्यूएशन पर नहीं लाया है, ना तो बहुत ही कम है, लेकिन हाँ इतना लगता है कि लोअर टू लिटिल मॉडरेट वैल्यूएशन पर इन्होंने अपने आईपीओ प्राइस को रखा है, विच इज़ ओके। तो आईपीओ लिस्टिंग गेन के लिए साथ में मिड टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए। और रही बात क्या इसमें हम बाद में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी सेकेंडरी मार्केट में अगर थोड़ा बहुत डिस्काउंट आए तो खरीद सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस जो है एज ऑफ नाउ 370 का मेंटेन करके ही चलिएगा जी। तो यानी कि देखिए मैम की तरफ से यहाँ पे एकदम क्लैरिटी आ गई, मैम ने बता दिया कि भाई किस तरीके से निवेशकों को इस आईपीओ को लेकर रणनीति बनानी चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरे आईपीओ की बात करते हैं, एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम्स लिमिटेड को लेकर। इसको लेकर ज़बरदस्त बस क्रिएट हो रखा है यहाँ पर। और आप देखिए आईपीओ का अगर मैं आपके सामने ग्रे मार्केट प्रीमियम भी 115 रुपये दिखा रहा है, पर प्राइस बैंड 425 का है। इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ज़बरदस्त जो है वो आपको जंप देखने को मिलेगा यहाँ पर, और 540 के आसपास की लिस्टिंग की संभावना, 27% का अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सब्सक्रिप्शन के नंबर्स आपके सामने रख देते हैं यहाँ पे, एक बार दिखाते हैं एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम्स के सब्सक्रिप्शन के नंबर क्या कह रहे हैं यहाँ पर। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन के नंबर देखेंगे तो अभी जो स्थिति है वो काफ़ी बेहतर। एक बार स्क्रीन पर प्लेट लेके आ जाइए सब्सक्रिप्शन की, ताकि दर्शक देख सके यहाँ पे। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर 1 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। एनआई का आंकड़ा देखेंगे तो 25 गुना हुआ है। रिटेल पार्टिसिपेशन 18 गुना सब्सक्राइब होगा, टोटल 11 गुना, यानी कि काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करें तो कंपनी रेलवे सेक्टर के लिए इलेक्ट्रिकल्स, पावर, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बनाती है। यहाँ पे आप ये समझिए कि जो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो इक्विपमेंट्स होते हैं रेलवे के हिसाब से, जो ब्रेकिंग सिस्टम से लेकर तमाम चीज़ होती है कंपनी में, उस पर ज़बरदस्त होल्ड है। आप देखिए स्विच गियर्स पैनल से लेके केबल प्रोटेक्शन के सिस्टम्स, इलेक्ट्रिकल सब सिस्टम्स इसमें शामिल है। कंपनी डिज़ाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, कमिश्निंग तक पूरा काम इन हाउस ही करती है यहाँ पर। और आप ये समझिए कि भारतीय रेलवे के इलेक्ट्रिक जो लोकोमोटिव होते हैं या फिर जो कोचेज़ होते हैं, जो ईएमयू ट्रेनिंग होती है, उनको सॉल्यूशंस भी कंपनी प्रोवाइड करती है। ऑर्डर बुक देखेंगे तो करीब करीब 900 करोड़ से ज़्यादा की ऑर्डर बुक है यहाँ पर, और एएमसीज के ज़रिए भी कंपनी की कमाई यहाँ पर होती है, क्योंकि ऑर्डर बुक में जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी सप्लाई और ख़ासतौर पर जो एएमसीज है वो भी शामिल हैं यहाँ पर। रेवेन्यू विजिबिलिटी साफ तौर पे आगे के लिहाज से दिखती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं वीएलए अंबाला मैम से, पूछ लेते हैं कि भाई आपका क्या मानना है, कैसा लग रहा है आपको ये आईपीओ। मैम क्या रिव्यू रहेगा आपका? देखिए अभी दोनों ही अच्छे आईपीओज ओपन हैं, और जैसे कि अभी हर्षी ने इसके बारे में बताया, एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम इट्स अ वेरी गुड आईपीओ। अब मेरे हिसाब से तो आपको इस आईपीओ में एप्लीकेशन ना सिर्फ प्रीमियम लिस्टिंग के लिए बल्कि मिड टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी अप्लाई करना चाहिए, एंड आई हैव माय ओन रैशनल्स फॉर दिस। पहली बात तो है कि अगर हो सके तो रिटेल से, लेकिन अगर बन पड़े एचएनआई कैटेगरी से जाइए, वहाँ पर ज़्यादा अच्छे रिस्पॉन्स की उम्मीद है। अब क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, 2-3 चीज़ें जो आपको पहले तो नोट डाउन करनी है, क्योंकि किसी भी आईपीओ में बिजनेस के साथ साथ आईपीओ का साइज, आईपीओ की टाइमिंग सब मैटर करती है। चेक ऑल दिस थिंग्स वन बाय वन। 290 करोड़ का आईपीओ छोटा है, एब्जॉर्ब होने की बहुत अच्छी गुंजाइश है। दूसरी बात ये पूरा का पूरा जो आप देखेंगे तो फ्रेश इशू है। इसका मतलब है कि कंपनी में प्रोमोटर्स जा नहीं रहे, बल्कि वो कंपनी में जो भी पैसा आएगा प्रोसीड से, जो सेबी में जो रिपोर्ट्स है उसके हिसाब से पूरा का पूरा पैसा एक्सपेंशन के लिए यूज होने वाला है। मोस्ट ऑफ चंक एक्सपेंशन के लिए यूज होने वाला है, विच इज़ अ गुड थिंग। दूसरा पॉइंट जो हमें आना है वापस से कि 400 से 425 की रेंज पर आ रहा है, ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। अच्छा होता है कि थोड़ा और वैल्यूएशन कंफर्ट दे देते, 350 से 370 बढ़िया होता, तो इन्वेस्टर के लिए और ज़्यादा जगह वहाँ पे बच पाती है। एनीवेज, क्योंकि ग्रोथ दिख सकती है। ग्रोथ क्यों दिख सकती है? क्योंकि जो इनके प्रोडक्ट्स हैं, आप देखिए कि रेलवे में पहली बात यही इनके लिए पॉजिटिव पॉइंट है, और यही इनके लिए सबसे नेगेटिव पॉइंट भी बन सकता है। अगर एक भी ऑर्डर इनके हाथ से गया तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है फिर। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप देखेंगे तो पूरा मैकेनिज्म, पूरा इकोसिस्टम अगर आप देखेंगे, रेलवे सिस्टम, रेलवे के लिए अभी एक पॉजिटिव बायस बन सकता है। एंड यहाँ पर फिलहाल जो एज एन रिलायबल सप्लायर बने रहने के लिए आपको रिक्वायरमेंट, ऑर्डर्स जो आ रहे हैं उनको फुलफिल करना है। तो ये जो फिलहाल के लिए जो सिचुएशन बनी है, कैपेक्स इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो सकती है, ताकि अपनी जो ऑर्डर्स की जो पूर्ति है वो कर सके। तो ये कहीं ना कहीं इसमें ग्रोथ की तरफ इंडिकेशन देती है, राइट। अब दूसरी बात ये कर लेते हैं कि ये ग्रोथ के साथ साथ इसका जो अभी तक ऑलमोस्ट 75% जो रेवेन्यू आता है वो रेलवे से ही आ रहा है। अब यहाँ से अगर इसका जो इतना सेंट्रलाइजेशन अगर आपका रेवेन्यू का है किसी और 2-3 कस्टमर्स के ऊपर ही, तो वो रिस्क भी होता है। बट यहीं पर आपका पॉजिटिव आउटपुट आता है कि कहीं ना कहीं यही, अगर आपने उनको सक्सेसफुली टेंडर्स में पास हो गई तो आपकी ऑर्डर्स बुक्स आगे के लिए भी सिक्योर होती है। तो हमेशा देखिएगा कि इसको लेकर के, ऑर्डर्स को लेकर के क्या चल रहा है। व्हेन यू आर होल्डिंग इट मोर देन 3 to 4 months, ज़रूर चेक करना। अब फिलहाल के लिए 2-3 चीज़ें जो मुझे लगता है आपको समझ में आना चाहिए और ध्यान देना चाहिए।
आप QIB इसका लगभग 75% बुकड है किसके लिए कि QIB सेगमेंट के लिए 75% कोटा उधर है, इंक्लूडिंग एंकर एंड QIB। HNIs के लिए आपका 15% कोटा बुकड है, इसीलिए मैंने आपको बोला था हो सके तो HNI कैटेगरी से पैसा लगाइएगा। तो आप देखो कि ऑलमोस्ट आपका लगभग 90% तो आपका वहीं पर बुकड है, तो अच्छी ग्रोथ वहाँ पर दिख सकती है। डोंट मिस दिस IPO, भले ही आपको प्रीमियम लिस्टिंग के बाद भी अगर होल्ड करना पड़े तो करिएगा। इंडीड कटिंग इट शॉर्ट कि यहाँ पर आपको ना सिर्फ प्रीमियम लिस्टिंग बल्कि सेकेंडरी मार्केट में भी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज पोस्ट लिस्टिंग भी कुछ महीने दिख सकती है। सो रेंजिंग फ्रॉम इसके टारगेट्स अगर चेस करने की कोशिश करें, सो अगर आपको 2-3 हफ्ते की बात है पोस्ट लिस्टिंग, तो रेंजिंग फ्रॉम 450 अप टू 600 के टारगेट्स यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं इफ़ यू आर होल्डिंग इट फॉर अनदर 3 to 4 months। तो मेरी तरफ से इट्स अ बिग टिक, बिल्कुल आप यहाँ से बिग ऑप्टिक है, बिल्कुल यहाँ से आप इसमें अपने लिए अपनी एप्लीकेशन बिल्कुल करिएगा। इट्स अ गुड IPO बिजनेस वाइज। थैंक यू सो मच जी। तो यानी कि साफ तौर पे विलय अंबाला मैम ने अपनी राय रख दी। यहाँ पर दोनों IPO हम लोगों ने आपके सामने रखे और अभी आने वाले समय में ज़बरदस्त बज़ और बहुत सारे IPOs इस हफ्ते आते हुए दिखेंगे, तो उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन ये ओवरऑल आपके सामने पिक्चर रखी, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।